अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना राबी हसनी नदवी का इंतकाल। तेलंगाना की स्कीमात की नकल करने मरकज पर केटीआर का इल्जाम। दसवीं जमात के पेपर लीक करने वाले मुलजिम की जेल से रिहाई पर बीजेपी कायदीन ने शाल पोशी करते हुए इस्तकबाल किया। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। मौलाना राबी हसनी नदवी एक आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के सदर जुमेरात 13 अप्रैल को 93 साल की उम्र में एक मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। वह हिंदुस्तान में मुस्लिम बरादरी में एक काबिल एहतराम शख्सियत थे और इस्लामी तालीम, फ़िक़्ह और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के शोबों में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले चुके थे। 1929 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में पैदा हुए मौलाना राबी हसनी नदवी ने अपने करियर का आगाज़ लखनऊ के एक मुमताज़ इस्लामी सेमिनरी नदवतुल उलमा में इस्लामी उलूम के उस्ताद की हैसियत से किया। बाद में इन्हें 2011 में इदारे का चांसलर मुकर्रर किया गया और अपनी मौत तक इस ओहदे पर फायद रहे। वो मुसन्निफ़ और इस्लाह पसंद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबी हसनी नदवी का तवील अरसे से बीमार रहने के बाद 94 साल की उम्र में आज लखनऊ में इंतकाल हो गया। इन्हें इलाज के लिए रायबरेली से लखनऊ लाया गया, जहां वो दिल्लीगंज के नदवा मदरसे में इंतकाल कर गए। तेलंगाना की स्कीमात की नकल करने मरकज़ पर केटीआर का इल्ज़ाम। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना जो काम कर रहा है वो मुल्क कल करेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात रैतु बंधु, मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलित ताजिरों की हौसला अफजाई की जा रही है। रियासत के ताजिर मुल्क के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। तारक रामाराव ने अपनी काबीनी रुफ़ा के ईश्वर और सत्यवती राठौर के साथ बेगमपेट हैदराबाद में महकमे सनत की जानिब से मुनाकिदा अम्बेडकर की यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर टी प्राइड की तरफ से ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को मराद और अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की वजह से तश्कील दिया गया है। बाबा साहब का ख्याल था कि सबको वोट देने का एकसा हक़ होना चाहिए। इनकी दूरअंदेशी से ख़वातीन को वोट डालने का हक़ मिला। उन्होंने कहा कि दलित बंधु जैसी स्कीम ने दलितों की ज़िंदगी में रोशनी लाई है और वह बतौर ताजिर तरक्की कर रहे हैं। दलित बंधु यूनिट्स को मशवरा दिया जाता है कि वो फील्ड लेवल पर जाकर मुआयना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़राई मसनूआत में तवक्के से ज़्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर ने कहा कि कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो 4 साल में बनाया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कई साजिशें की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से पुरउम्मीद थे, जिन्होंने 4 साल में इस प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाया। अम्बेडकर की यौम पैदाइश के दिन 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की निकाब कुशाई। शहर हैदराबाद में 14 अप्रैल को दस्तूर हिंद के मामा डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर इनके 125 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। वज़ीर इमारत और शुआरा विमला प्रसाद रेड्डी ने कहा कि यह मुजस्समा सेक्रेटरीट के करीब नस्ब किया गया है ताकि तमाम हुक्मरानों, अहदेदारों और मुलाजिमीन को अम्बेडकर की खिदमत से मुतासिर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन मुजस्समा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अम्बेडकर का ये सबसे बड़ा मुजस्समा है। जिस तरह अम्बेडकर मुल्क की बुलंद शख्सियत थी, इस तरह वज़ीर आला की ऊंची सोच के मुताबिक ही इस ऊंचे मुजस्समे की तैयारी का काम किया गया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का मुजस्समा सेक्रेटरीट की इमारत और शहदा की यादगार बेहतर सोच का नतीजा है। वज़रा, अहदेदार और मुलाजिमीन सेक्रेटरीट को रवानगी और वापसी के दौरान इस बुलंद मुजस्समे और शहदा की यादगार को देख सकते हैं, उसको अपने जहनों में बिठा सकते हैं। हमारी सोच अम्बेडकर के जज्बे के मुताबिक होनी चाहिए, जिन्होंने दबे कुचले और पसमानदा तबक़ात को ऊंचा उठाने के लिए काम किया था। इसी तरह जब लोग यादगार शहीदा को देखेंगे तो इन्हें इस बात का एहसास होगा कि तेलंगाना रियासत इनकी कुर्बानियों के नतीजे में तश्कील दी गई। अगर इस तरह के जज्बात अहदेदारों के रहेंगे तो हकीकी मानों में अवाम के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला की बेहतरीन सोच के मुताबिक इन तीनों को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अम्बेडकर के मुजस्समे की तरह मुजस्समा तैयार किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के 3 दिन बाद मरकज़ की फहरिस्त से काकतिया टेक्सटाइल पार्क खारिज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के बमुश्किल 3 दिन बाद के मुल्क भर में कायम किए जाने वाले 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क में से एक तेलंगाना में होगा। मरकज़ी टेक्सटाइल वज़ारत ने मुबैना तौर पर तेलंगाना को फहरिस्त से खारिज कर दिया है। मोदी ने सबसे पहले PM मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड फॉल स्कीम का ऐलान एक माह कबल किया था और इस ऐलान पर सरकारी मालूमात के मुताबिक तेलंगाना में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाना था। ताहम अब दस्तियाब मालूमात के मुताबिक टेक्सटाइल की वजारत ने मुबैना तौर पर रियासत के लिए पार्क को मनसूख कर दिया है। हाल ही में हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत टेक्सटाइल ने कहा था कि वरंगल में बार बार काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए मरकज़ से दरख्वास्त की जा रही थी। रियासती हुकूमत ने 2017 में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम किया था और यहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रही थी, जिनमें आलमी सतह की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के ज़रिए टेक्सटाइल की सनअत को तक़वियत देने के लिए रियासत की तमाम कोशिशों के बावजूद मरकज़ इस कोशिश में मदद के लिए आगे नहीं आया। रियासती हुकाम को उम्मीद थी कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क को PM मित्रा स्कीम में शामिल किया जाएगा और मरकज़ वरंगल के पार्क के लिए माली मदद करेगा। मालूम हुआ है कि वज़ारत टेक्सटाइल ने मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में चंद मसाइल उठाए, इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना में बर्फदान में रख दिया है। इन पार्कों के लिए मरकज़ की इमदाद, जिनकी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में दर्जाबंदी की गई, मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा 51% होना था और बकिया मुतालिका रियासती हुकूमत को बर्दाश्त करना है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मालूमात और वजाहत नहीं थी कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को किस ज़मरे में पार्क अलाट करने का मनसूबा बनाया है। मालूमात इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गए जब मरकज़ी वज़ारत टेक्सटाइल के सीनियर हुकाम ने चंद दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क को PM मित्रा स्कीम के तहत ग्रांट मिलने का इम्कान नहीं है। तेलंगाना के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि हमको बताई गई वजह यह है कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम के लिए तयशुदा उसूलों पर पूरा नहीं उतर रहा है और मज़ीद कहा कि इस स्कीम के तहत काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क को शामिल करने के क़वायद में तरमीम करने का कोई इम्कान नहीं है। तक़र्रुरात के अमल को शफाफ बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए। किशन रेड्डी का बयान। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमत हासिल करने वालों से मुल्क के लिए लगन के साथ काम करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 250 नौजवानों को मुल्क भर में मुनाक़िदा रोज़गार मेले के तहत मरहले में मुलाजिमतों के तक़र्रुरात नामे दिए गए। इस मौके पर रैल नीलायम सिकंदराबाद में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने तक़र्रुरात के अमल को शिफा बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। ये कहते हुए कि मरकज़ी हुकूमत ने घरेलू मसनूआत और घरेलू पैदावार को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त में ही मुल्क में 31 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान साल 2047 तक एक कास्मोपोलिटन मुल्क बन जाएगा, इसमें नौजवानों की शिराकतदारी होगी। సృజనాత్మకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు 32-33 సంవత్సరాల తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చాలా పురోగతి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలలో కూడా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతికతను మరి ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో కానీ ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ అనుసంధానం చేసి దేశాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మనం ముందుకెళ్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. 2047లో మన అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల సరసన భారతదేశాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటిది మన ప్రధానమంత్రి గారి లక్ష్యం. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. 2047లో ఇంక 25 సంవత్సరాల ఎవరు ప్రధానమంత్రి ఉంటారో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ మన దేశం ఉంటుంది, మన వ్యవస్థ ఉంటుంది, మన రాజ్యాంగం ఉంటుంది. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు, యువతకు అన్ని రకాలుగా సౌకర్యాలు కల్పించాలి, మౌలిక వసతులు కల్పించాలి. ప్రపంచాన్ని 2047లో శాసించే దశకు మనం వెళ్ళాలి. ఈరోజు మనము మరి డిఫెన్స్ రంగంలో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. వైద్య రంగంలో ఫార్మా ఈరోజు భారతదేశం అత్యధికమైనటువంటి వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నప్పుడు 2014లో మనం 98% సెల్ ఫోన్లు దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళం. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది? ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా
అమెరికా లాంటి దేశానికి సైతం ఈరోజు మనము సెల్ ఫోన్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి शहर के एक निवाह में एक केमिकल फैक्ट्री में मुहिब आतिशबाजी। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात के मल्लापुर सनती इलाके में चारशंबे के रोज़ एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री के अहाते से आग के शोलों को बुलंद होते हुए देखा गया, जिससे इस इलाके के करीबी रिहायशों में खौफ रास फैल गया। इस वाक़े में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इस वक्त अंदर कोई मुलाजिम नहीं था। मुख्तलिफ मुकामात के 6 फायर इंजन के अमले ने 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि ये आग 3 बजे शब लगी थी। आतिश फरो अमले को आग के करीबी 3 फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा गया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान फौरी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और उन्होंने राहत व बचाव ऑपरेशन की निगरानी की। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में बरखी आग लगने से 2 सगे भाई और उनका दोस्त जा बहक। शहर के पास इलाके पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में आज रात पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 3 मुस्लिम नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई। बताया गया है कि पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 1 के पास एक मकान में संप की सफाई के दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे में हलाक होने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों में दोनों आपस में सगे भाई बताए जाते हैं, जबकि तीसरा इनका दोस्त था। यानी शाहिदी ने बताया कि पानी की मोटर का बरक़ी तार खुला था और इस वजह से शायद संप में बरक़ी रूह दौड़ गई थी। लाइलमी में एक लड़का संप में उतरते ही इसे बरक़ी शाक लगा, जिसे बचाने की कोशिश में दीगर 2 नौजवानों की भी बरक़ी शाक लगने से मौत वाक़ई हो गई। माह रमज़ान के दौरान और ईद उल फितर के करीब पेश आए इस वाक़े से न सिर्फ अरकान ख़ानदान में बल्कि पूरे इलाक़े में गम व दुआ की लहर दौड़ गई। हर कोई नौजवान व नौउमर बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहा था। नौजवानों की शिनाख्त 19 साल अनस, 18 साल रिजवान और 16 साल रिजवाक के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही बंजारा हिल्स पुलिस वहां पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। 10वीं जमात के पेपर लीक करने वाले मुलजिम की जेल से रिहाई पर बीजेपी कायदीन ने शाल पोशी करते हुए इस्तकबाल किया। तेलंगाना में 10वीं जमात के हिंदी पेपर लीक केस में जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा होने वाले मुलजिम प्रशांत का बीजेपी कायदीन ने शाल पोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर हाई स्कूल में गुज़िश्ता हफ्ते 10वीं जमात का हिंदी पेपर लीक हुआ था। कमलापुर पुलिस ने इस केस में प्रशांत को मुलजिम नंबर 2 बनाया था, जिसने हिंदी पेपर को इम्तिहान के दौरान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और बीजेपी रुकन असम्बली राजिंदर को भी रवाना किया था। इस केस में प्रशांत और दीगर 2 अफराद की ज़मानत मंगल के रोज़ हनमकुंडे की अदालत ने मंजूर की थी, जिस पर आज प्रशांत जेल से रिहा हुआ। बताया जाता है कि प्रशांत साबिका सहाफ़ी है और फिलहाल बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टाफ ने झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर कर दिया। असद उमेश पाल कत्ल केस का अहम मुलजिम था और काफ़ी अरसे से मफरूर था। इल्ज़ाम है कि उमेश कत्ल केस में असद खुद मुलविस था। पुलिस के मुताबिक उमेश कत्ल केस में मुलविस शूटर गुलाम भी इनकाउंटर मारा गया। असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए के नाम रखा गया था। उमेश पाल की मां शांति देवी और बीवी जयपाल ने असद अहमद को इनकाउंटर में मारने पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। असद और गुलाम परिचा डैम के करीब छुपे हुए थे। दोनों का डैम के करीब ही आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का इनकाउंटर आज सुबह 12 बजे के करीब हुआ। ये इनकाउंटर यूपी के झांसी के बुरका गांव में परिचा डैम पर हुआ, जो झांसी से 7 किलोमीटर दूर है। इसके इनकाउंटर में 12 लोग शामिल थे, जिसमें 2 डिप्टी SP और 2 इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस ने गैर मुल्की पिस्तौल भी बरामद कर लिए। इस तसादम में 40 राउंड फायर किए गए। ADG अमिताभ यश ने बताया कि असद और उमर दोनों के पास नए सिम कार्ड और नए फ़ोन थे। इनके पास से गैर मुल्की असलाह भी मिला है। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान असद और गुलाम दोनों मारे गए। बताया जा रहा है कि असद झांसी से मध्य प्रदेश भागने की कोशिश कर रहा था। इस कत्ल के बाद लखनऊ चला गया था। लखनऊ से कानपुर, फिर वहाँ से मेरठ, तकरीबन 1 हफ्ता मेरठ में वो दिल्ली के सिंघम विहार गए। वहाँ से दोबारा यूपी गया और झांसी शहर से मोटरसाइकिल पर मध्य प्रदेश जा रहा था। यूपी STF रात से झांसी के कई इलाकों में छापे मार रही थी। अतीक के गैंग के एक रुकन ने पुलिस को इत्तला दी थी। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने असद के इनकाउंटर पर ट्वीट किया और कहा कि यूपी STF को मुबारकबाद। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस अहदेदारों के कातिलों का यही हशर होना था। यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से उमेश पाल कत्ल केस की मुलजिम अतीक अहमद की बेटी की असद की तलाश में थी। असद 15 दिन तक दिल्ली में थे। पुलिस से मौसूल इत्तलात के मुताबिक वो जनूबी और मगरबी दिल्ली के अलावा दीगर मकामात पर 15 दिनों से छुपा हुआ था।
अतीक अहमद का अंदाज़ा सच निकला। कल ही कहा था औरतों और बच्चों को तकलीफ न दें। गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद ने कल ही अपने घर वालों के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात का इजहार किया था। अतीक अहमद ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, लेकिन मेहरबानी करके मेरे ख़ानदान की औरतों और बच्चों को तकलीफ न दें। 60 साला साबिक समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली को अहमदाबाद की साबरमती जेल से बजरिए सड़क प्रयागराज की जेल मुंतकिल किया गया। इन्हें उमेशपाल कत्ल केस में जेल में रखा गया है। अतीक अहमद ने दौरान सफ़र झांसी और प्रयागराज के दरमियान पुलिस वैन के अंदर से एक न्यूज़ चैनल को बताया था कि हम आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान न करें। अतीक अहमद के बयान के दूसरे ही दिन इनका बेटा इनकाउंटर में मारा गया। बैरून मुल्क फंडिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने BBC इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान की जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने BBC इंडिया के खिलाफ बैरून मुल्क की फंडिंग मामले में बेमुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी बरतने के इल्ज़ाम में फीमा के तहत केस दर्ज किया है। ED के एक सरकारी ज़राए ने BBC इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किए जाने को लेकर जुमेरात को जानकारी दी और बताया कि ED ने बैरून मुल्क करेंसी एक्सचेंज के असूलों की मुबैना खिलाफ वर्जी के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत BBC इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। ज़राए का कहना है कि ED की तरफ से फीमा के इल्ज़ामात के तहत BBC इंडिया के कुछ अफसरान के दस्तावेज़ात और उनके बयान की रिकॉर्डिंग तलब की गई है। ये भी बताया गया है कि कंपनी की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में मुबैना खिलाफ वर्जी को लेकर भी जांच की जा रही है। ED की तरफ से यह कदम फरवरी में दिल्ली में वाक़े BBC दफ्तर में इनकम टैक्सेस महकमे तरफ से की गई छापामारी और पूछताछ के बाद उठाया गया है। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना का खौफ। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,000 से ज़्यादा नए कोविड केस, एक दिन में 30% इजाफा। महाराष्ट्र जैसी रियासतों में खतरे की घंटी बजा चुके खतरनाक कोरोना वायरस ने एक बार फिर हिंदुस्तान में लंबी छलांग लगाई है। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये गुज़िश्ता दिनों यानी बुध के मुकाबले में 30% ज़्यादा केसेस हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 10,158 नए केसेस सामने आए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,158 नए केसेस की वसूली के साथ मुल्क में फ़ाल केसों की तादाद बढ़कर 44,998 हो गई है, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 4,42,10,127 से तजावुज़ कर चुकी है। बुध को मुल्क में कोरोना वायरस के 7,830 नए केसेस दर्ज हुए। आज के कोविड केसेस 8 महीनों में मुल्क में रोज़ाना रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि हिंदुस्तान में कोविड मुसलसिल बढ़ रहा है और अगले 10 से 12 दिनों तक केसेस बढ़ेंगे, ताहम इसके बाद इन्फेक्शन कम हो जाएगा। वज़ारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुल्क वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन की 220,66,24,653 खुराकें दी जा चुकी हैं। जगतियाल ज़िले कोरटला में कांग्रेस की क़ियादत में जवाड़ी ब्रदर्स के मकान पर बरोज़ मंगल इफ्तार पार्टी और ताम का इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड लेक्चरर नईमुद्दीन साहब ने रमज़ान की फजीलत और रोज़े की अहमियत चंद अहम बातें बताई। इसके बाद जवाड़ी कृष्णा राव ने मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं, तब से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के त्यौहार के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज भी इसी तरह कांग्रेस की क़ियादत में मुसलमानों को इफ्तार पार्टी और ताम का नज़म रखा गया। इसके बाद इनके बड़े भाई जवाड़ी नरसिंगा राव ने मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे मुस्लिम भाई रमज़ान के महीने में बड़े तक़वे के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं और मेरे वालिद मरहूम जवाड़ी रत्नाकर राव कई ओहदों से मुंतज़िर होकर तमाम मुस्लिम भाइयों के दिलों में अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। दावत इफ्तार के बाद लोगों में गुफ्तगी सुनाई दी कि अवाम की खिदमत में रहने वाले जवाड़ी कृष्णा राव को कोरटला हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार का मौका हासिल होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। इस दावत इफ्तार में ज़िले माइनॉरिटी नायब सदर मोहम्मद वसीम, कोरटला मंडल कांग्रेस सदर और कोरटला सदर टी गंगाधर, नायब सदर मोहम्मद नईम के अलावा कसीर तादाद शामिल थी। ప్రేమతోటి ఆహ్వానించి వారికి చేతుల ఏదైనా పని చేయనిండా పని ఉంటే వారికి అవసరం ఉన్న పని ఏదైనా ఉంటే వారికి చేసి పెట్టేది. అందుకే మీరు ఎవరినన్నా అడగండి మైనారిటీ సోదరులను, కొరుట్ల పట్టణం ప్రజలందరినీ కూడా మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసిందంటే పెద్దలు రత్నాకర్ రావు గారని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇది సందర్భం కాదు, ఇదొక మనందరం కలిసి మెలిసి ఉండే విధంగా ఈరోజు మీరు చేస్తున్న ఈ నెల రోజుల కార్యక్రమం భాగంలోనే
మనందరం కలుద్దాం, మనందరం కలిసి ఉంటాం, ఎలాంటి మతభేదాలు లేవు మాకు అని చెప్పేటందుకే మనందరం ఈరోజు కలుస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు సలావుద్దీన్ గారు ఇంతకుముందు చెప్పారు, సలావుద్దీన్ గారు భారతదేశంలోనే మనందరం కూడా ఇఫ్తార్ సమయంలో మనం ఎప్పుడు కూడా అందరూ ప్రజా జీవితంలో ఉన్న నాయకులే కానిది, అలాగే మిత్రులందరూ కూడా ఒకరినొకరును పిలుచుకొని ఈ ఇఫ్తార్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కొరుట్ల పట్టణ నుంచి కొరుట్ల నియోజకవర్గం మైనార్టీ సోదరులందరినీ కూడా ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించిన, మీరందరూ ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సమయం కూడా లేదు దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి మీ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ईदी बाज़ार में जुब्बा मुबारक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत और दावत इफ्तार का मुश्तबा फ़हीम का बयान। हस्ब रिवायत ख़दीम जुब्बे मुबारक हज़रत अली की बरामदगी 20 रमज़ान मुबारक को अहाद दरगाह शरीफ मीर शुजाउद्दीन साहब क़िबला ईदी बाज़ार से हुई। अलहाज मुस्तफ़ा फ़हीम की ख़यामगाह पर ज़ियारत कराई गई। 21 रमज़ान मुबारक बाद नमाज तरावी तक जारी रहा, जिसमें हज़ारों तादाद में मर्द और ख़वातीन बच्चे शामिल थे। 20 रमज़ान को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हल्के ज़िक्र व अस्कार वाज मौलूद ख़ानी हुई। इस महफिल के दायान सैयद एजाज़ पाशा क़ादरी और ग़ुलाम दस्तगीर एहसन थे। जनाब मुस्तफ़ा फ़हीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस सिलसिले 150 साल के ज़्यादा अरसे से जारी है। ये जिब्बे मुबारक हज़रत शुजाउद्दीन हुसैनी साहब ने सऊदी अरब से लाया था, जो आज भी जिसकी ज़ियारत जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। जुब्बे मुबारक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत कराई जाती थी। आज उसी एहतमाम में इफ्तार वगैरह का इंतज़ाम हुआ था और बाद तरावी में बरामदी होगी और ये सिलसिला दूसरे दिन 21 रमज़ान तक जारी रहेगा और दिन में 10 बजे से असर तक ख़वातीन के मौलूद ख़ानी और वाज होगा, जिसमें ख़वातीन शिरकत कर सकते हैं। मर्द हज़रात के लिए मर्द हज़रात दौरान दिन तो जब चाहे जब आकर ज़ियारत करके जा सकते हैं। अच्छा, ये पहला साल है आपका, ये दूसरा साल है? पहला नहीं, 170-80 साल से ही है जी, 80 साल 80 साल से है ये। अच्छा जी। और ये जुब्बे मुबारक है तो हज़रत शुजाउद्दीन साहब हाँ हुसैन साहब जी। क़िबला ने हज़रत सऊदी अरब से लाया था। माशाअल्लाह। उसके बाद से 170 साल से ये सिलसिला जारी है। 170 साल तक जारी है। आपके वालिद दादा की ज़बान है? दादा जी हमारे वही ख़ानदान के हैं, ये पोतरे के हिस्से में आया था। अच्छा अच्छा सैयद महमूद अहमद खान सरवर पाशा जी। अच्छा ठीक। ग्रांड फंक्शन हॉल संतोष नगर में दावत इफ्तार में रुपेश कुमार, मोहम्मद गौस इंस्पेक्टर की शिरकत। मोहम्मद बशीर अली समाजी कारकुन मादना पेट ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। जनाब मोहम्मद बशीर अली साहब समाजी कारकुन मादना पेट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जो ग्रैंड फंक्शन पैलेस संतोष नगर में मुनक़िद हुई। हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद हमीद की क़िरात कलाम पाक से आगाज़ हुआ। मौलाना मोहम्मद अतीक़ और रहमान ने फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक पर बयान किया और दुआ फरमाई। मिस्टर रुपेश कुमार DSP साउथ ईस्ट जोन, मोहम्मद गौस इंस्पेक्टर, मोहम्मद शिफात अली कारपोरेटर मादना पेट, मोहम्मद मुजफ़्फ़र हुसैन कारपोरेटर, अब्दुल सलाम शाहिद छावनी कारपोरेटर, डॉक्टर समीना चंचलम कारपोरेटर, मोहम्मद अयूब शाद जवाहरलाल स्कूल और जूनियर कॉलेज, जनाब हाशमी अहमद, मोहम्मद मोइनुद्दीन रिटायर्ड MRO ने शिरकत की। मोहम्मद बशीर अली ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।